श्योर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ चैप्टर फ्रीडम बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये उनका एक रेडियो ब्रॉडकास्ट था जिसमें उन्होंने अपनी फ्रीडम की बात की है। इसमें उन्होंने बताया है कि हम लोग या तो नेचर की गुलामी है या पर्सन टू पर्सन की गुलामी में है। फ्रीडम तो जस्ट हमारे लिए एक एल्यूजन ही है, एक सपना ही है। हम शायद ही हमें कभी फ्रीडम मिल सकती है। तो इसके बारे में उन्होंने अपने सारे थॉट्स जो हैं वो रखे हैं। सबसे पहले आते हैं बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज अ ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक। हिज वर्क वॉज as a London newspaper critic of music and drama resulted in quintessence of Ibsenism। आपने शायद उनके बारे में काफ़ी कुछ आप जानते हो जिन्होंने पढ़ा हुआ है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज अ ग्रेट राइटर, बहुत ही अच्छा लिखते थे, ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामास वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं, क्रिटिक भी बहुत अच्छे थे। और वो सोशली जो हमारे समाज में चल रहा है इसके बारे में वो बहुत कुछ लिखते थे। रेडियोस ड्रामास में जो उनका टेलीकास्ट होता था वही आगे राइटिंग्स में आ जाता था। तो उन्हें क्या माना जाता था, क्विंटेंस ऑफ एबिसेंस मीन्स क्विंटेसेंस मीन्स कि बहुत जो सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। इब्सेनिज्म मीन्स जो इब्सेनिज्म इब्सन के जो प्लेज हैं उसमें चैम्पियनशिप ले लेना, उसकी उसमें मास्टरी ले लेना। तो उसमें उन्हें उन्हें बहुत अच्छा लिटरेचर में, लिटरेरी वर्क में जो काफ़ी कुछ उन्हें सम्मानित किया गया, सम्मान उन्हें दिया जाता था। ये उनके फेमस प्लेस थे, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा मैन, सुपरमैन, ये इस तरह के उन्होंने काफ़ी प्लेस लिखे, काफ़ी वर्क्स लिखे। इस वर्क्स प्रेजेंट अ फीयरलेस इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म। उनके वर्क्स, उनके काम क्या बताते थे कि एक समाज में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में पूरी बुद्धिमत्ता से, पूरा दिमाग लगाकर वो आगे वाद विवाद करते थे, उसकी आलोचना करते थे, उस पर बात करते थे। शुगर कोटेड बाय प्रिटेंडेड लाइटनेस ऑफ अ टोन, काफ़ी शुगर कोटेड वर्ड्स होते थे उनके कि ऊपर से तो अच्छे से, मतलब जैसे जैसे कैंडीज़ को ऊपर से बहुत अच्छे से चीनी वगैरह लगा दी जाती है लेकिन कई बार वो अंदर से बहुत ही तिखी निकलती है। इस तरह से काफ़ी सिंपल से वर्डिंग्स उन्होंने यूज़ किए, सिंपल से वर्ड्स में अपनी बात को रख के अपना जो भी वो सोचते थे उसके बारे में उन्होंने वो अपनी राइटिंग्स में लेकर आते थे। ही रिबेल्ड अगेंस्ट मॉडल थिंकिंग, जो उन्होंने किसका विरोध किया, जो भी समाज में जो जिस तरह की थिंकिंग चल रही थी, विचारधारा चल रही थी, उसका उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। एंड सो टू पंक्चर होलो प्रिटेंशंस, और जो होलो मीन्स खोखली, जो खोखली हो चुकी है जो बुनियादी, जो समाज में जो राजनीति की जो लोग बात कर रहे हैं वो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते थे और उसके बारे में बात करना चाहते थे। जी.बी. शाह 1856, वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर आगे ऐसे में क्या आता है, what is a perfectly free person? Evidently a person who can do what he likes, when he likes, and where he likes, or do nothing at all if he prefers it। वो क्या बताते हैं कि फ्री पर्सन कौन होता है। फ्री, जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम फ्री तो हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हम फ्री हैं, हम कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक फ्री पर्सन कौन होता है, जो सब कुछ अपने आप से कर सकता है, कभी भी कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, तो हम फ्री पर्सन ही हैं। लेकिन वो पूछता है क्या एक्चुअल में हम फ्री हैं? क्या हम अपनी मर्जी से अपनी नींद को रोक सकते हैं? क्या हम अपनी मर्जी से कुछ दिन बिना नहाए रह सकते हैं, बिना कपड़े बदले रह सकते हैं, कुछ दिन बिना खाए रह सकते हैं, कुछ दिन बिना पानी पिए रह सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तो हमें जाना ही पड़ता है, कहीं पर भी हमें काम करना है, कुछ भी करना है, हमें काम तो करना ही पड़ेगा। अगर हमें ज़िंदगी जीनी है तो हमें एक जगह से दूसरी जगह तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या हम स्लेव्स नहीं हुए? नेचर के स्लेव्स। हम किसके स्लेव्स हैं? अगर इन सारी जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सभी नेचर के स्लेव्स हैं। हमें खाना भी खाना पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे। कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, कपड़े बदलने भी पड़ेंगे, नहाना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हम नेचर के अंडर आते हैं।
फिर आगे वो लेबरर्स की बात करते हैं जिनको कि काम करना ही पड़ेगा, अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर उनका गुजारा कैसे होगा। ऐसे ही वेदर वी आर मोनार्क्स विद थाउजेंड स्लेव्स और हम्बल लेबरर्स विद नो सर्वेंट्स बट देयर वाइफ्स। आगे वो क्या कहते हैं कि मोनार्क्स हैं, चाहे हम चाहे मतलब वो हैं कि एक तरह से राजा हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हम स्लेव हैं, हमें अपना काम तो करना ही पड़ेगा और कुछ नहीं। तो घर में आकर हमें जो घर की ड्यूटीज़ है, जो घर की हमारी बाउंडेशंस हैं, बॉन्डेज हैं, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। आगे वो बताते हैं कि ऐसे हम सोचते हैं ना कि चलो हमारी सोसाइटी में क्या प्रेशर होता है कि चलो शादी कर लेते हैं, उसके बाद काफ़ी जो है लाइफ में चेंजेस आ जाएंगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें भी तो बॉन्डेजेस हैं, उसमें भी तो हमारा काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। मैरिज के बाद बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है। और उसमें भी काफ़ी जो अगर हम अमेरिकन सोसाइटीज़ की बात करें तो बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड्स मीन्स बॉन्डेज, तो उसमें भी हमारी बॉन्डेज स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर भी क्या है, शादी है, उसके बाद बच्चे हैं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनके उनके कारण हम हमेशा ही किसी न किसी काम में, किसी न किसी बॉन्डेज में फंसे ही रहते हैं। तो अगर हमें वो आगे बताते हैं कि अगर हमें काम करना है, चाहे अगर हमें कपड़े पहनने हैं, तो उसके लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। और अगर वो चोरी हो जाए तो फिर से ये एक नई परेशानी हो जाती है। जैसे अगर हम वो करते हैं, हनी लेनी है, हमें शहद लेना है, तो हम मधुमक्खी पालन जैसे करते हैं, तो उसकी उनकी मेहनत, जो भी वो मेहनत करती है, वो सब कुछ हम चुरा लेते हैं। ऐसे ही कई बार हमारे साथ होता है कि मेहनत हम करते हैं लेकिन उसको चुरा कोई और लेता है। तो ये जो नेचुरल जॉब्स हैं, नेचुरल जो हम नेचर के अंडर आते हैं, ये तो हमें सबको करना ही पड़ेगा। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि देयर आर नो लिमिट्स टू ह्यूमन सेल्फिशनेस। ह्यूमन की जो भी उनकी नीड्स है, उसकी सेल्फिशनेस है, उसकी ग्रीड है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। वो एक बार अगर लालच में पड़ जाए तो फिर सीधा आगे और ज़्यादा लालच, और ज़्यादा लालच, इस चक्कर में पड़ता ही रहता है। इस चक्कर में वो इससे बाहर कभी वो निकल ही नहीं पाता है। तो वो अगर बताते हैं कि अगर तो हम नेचर के गुलामी में हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये गुलामी आती है, हम किसी इंसान की गुलामी में आ जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हम उनको चूज़ करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, और वो वादे भी करते हैं और कुछ करते भी हैं, लेकिन वो जस्ट क्या एक कुछ टाइम के लिए तो वो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन बाद में फिर वही गुलामी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आप किसी के अंडर जब काम करना शुरू करते हैं तो आपकी गुलामी शुरू हो जाती है। वो यू हैव टू वर्क फ्रॉम 8 to 14 आवर्स अ डे, तभी आपको कुछ मिलेगा, तभी आपके लिए कुछ अच्छा किए सोचा जाएगा या किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप अपनी तरफ से काम करो तो शायद यही काम आप आधे टाइम में भी कर दो, लेकिन जब आप किसी की गुलामी में आ जाते हो तो तब आपको अच्छे से निचोड़ लिया जाता है, तब आपको अच्छे से आपका सारा काम लिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट्स हैं, वो वादा तो करती हैं कि हाँ वो आपको वोट का अधिकार है, आपको फ्रीडम दी जाएगी, आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो जस्ट फॉल्स जो प्रोमिसेस हैं उसी के अंडर ही वो सारे काम होते हैं। जब बर्नार्ड शॉ ने ऐसे लिखा था जी, उस टाइम की बात है जब सोसाइटी तो इंग्लैंड की एक्चुअल में फॉल कर रही थी, लेकिन जो उसकी डोमिनेंस है इंग्लैंड की, वो सारे के सारे समाज में, न्यू वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो ये इंग्लैंड की ही बात हो रही है कि कैसे उसने सारी दुनिया को, सबको अपनी एक अलग ही पहचान दिखाने पर मजबूर कर दिया था। सभी उसके अंडर ही रहने को, उसकी वाहवाही करने को मजबूर हो गए थे। आगे वो बताते हैं कि व्हेन चैटल slaveries of the negro sought cost more than wage slavery, they abolished chattel slavery. chattel slavery means कि जो जब हम किसी और की मास्टरी को देखते हैं, एक ऐसी क्लास जो कि किसी और को मास्टर करती है, और वो उसके अंडर रहकर वो जो स्लेव्स हैं, वो जो दास हैं, वो कुछ भी उनसे करवाया जा सकता है। जब सरकारों की अपनी ही मर्जी हो तो वो अपनी मर्जी से कानून बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं कि हमने आपकी फ्रीडम के लिए देखो क्या कुछ किया। जैसे सरकारों को जब लगा कि चैटल स्लेवरी में अब काम नहीं बन रहा, वेज स्लेवरी से जो दिहाड़ी मजदूरी है, इसमें ही काफ़ी कुछ उनकी मुनाफा हो रहा है, उनकी कमाई हो रही है, तो उन्होंने इसको ही उन्हें बता दिया कि अब तुम्हारी स्लेवरी ख़त्म है और अब तुम अपनी मर्जी से, तुम्हारी फ्रीडम जो है वो तुम चूज़ कर सकते हो, कि तुम्हें कौन सी
किसी मास्टर के अंडर रहना है, तुम एक एम्प्लॉयमेंट से दूसरे एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो। और इसको भी वो बहुत बड़ी ग्लोरियस ट्रम्फ बता रहे हैं कि ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। और इसी यही वो बता रहे हैं कि यही आपको देखो हमारी सरकार आई तो हमने आपके लिए क्या कुछ किया। तो इस तरह के फॉल्स प्रॉमिसेस देकर, उनको फ्यूचर का वादा दिखाकर, उनको नए नए तरीके दिखाकर वो कुछ ना कुछ इस तरह से अपनी सरकारों को बचाने की ट्राई करते ही रहते हैं। तो अब उन्हें फॉल्स प्रॉमिसेस क्या दिया गया कि वोट देने का। वोट हम क्या करते हैं कि एक तरफ एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि ऑलरेडी बहुत रिच क्लास से बिलोंग करता है, तो या तो आप उसे वोट दो, या फिर एक और उसका ऑपोजिट कॉम्पिटेंट है उसको आप वोट दे सकते हो। वो भी इक्वली किसी लग्जरियस कार में बैठकर या लग्जरियस बंगलों में रहता है, या तो आप इसको वोट दो या उसको वोट दो। दोनों ही जो है अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि वोट लेने की, लेकिन होते दोनों ही किसी भी काम को किसी भी तरह से वो जनता के बारे में सोचने वाले दोनों ही नहीं होते हैं। तो अब भी उन्होंने ये फॉल्स प्रॉमिसेस तो दे दी हैं कि हाँ आप दे सकते हो वोट, आप इलेक्शन लड़ सकते हो, आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये एक स्लेवरी से निकलकर दूसरी स्लेवरी में जाने वाली ही बात हो गई। एक मास्टरी से निकलकर दूसरी मास्टरी में जाना, ये उसी तरह से ही हमें फिर से मजदूरी करने पर मजबूर कर देती है। अभी हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि नेचर स्लेवरी और मैन स्लेवरी में क्या फ़र्क है। नेचर हमेशा काइंड रही है, अपने जो भी उसके बच्चे हैं, जो मदर नेचर है वो हमेशा काइंड रहती है। वो ऐसे इस तरह से इतना ज़्यादा मजबूर नहीं करती लोगों को कि हम अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रेसफुली लीड करें, इतना ज़्यादा हमें प्रेशर ही आ जाए कि हमें लाइफ ही ऐसे लगे एक बर्डन की जैसे। इस तरह से मदर नेचर नहीं करती है, लेकिन जो मैन स्लेवरी है ये हमें बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है। आगे चैप्टर में क्या है कि हम किसी को भी धोखा देकर किसी की मेहनत को अपने नाम पर कर सकते हैं। जैसे आप अगर घोड़े पर चलकर जाना चाहें बजाय कि चलने के, तो आप वो मेहनत को भी अपने सर पर ले सकते हैं। तो जो रिच और पावरफुल जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं हमारी कंट्री के, जो बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं हमारे देश के ऊपर, वो भी ऐसे ही करते हैं। गरीब मजदूर उनसे काम लेंगे और उनकी सारी मेहनत को अपने नाम पर कर लेंगे। ऐसे ही जो मजदूर लोग हैं समाज में, वो भी यही कर रहे हैं कि उनको बहुत सारे झूठे वादे दिए जाते हैं, बहुत कुछ उनको अपना वो जाल बिछाया जाता है उनके लिए, काफ़ी कुछ उनको दिखाया जाता है कि आप अगर वोट दोगे, आप हमारे लिए काम करोगे तो हम आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन एंड में कुछ भी नहीं होता है। एंड में जस्ट उनको फिर वही जगह पर लाकर पटक दिया जाता है। और इस तरह की जो स्लेवरी होती है ये इसकी कोई वर्थ वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ नफ़रत क्रिएट करती है। हमारे नेचर में भी ऐसे नहीं होता, हम अगर इस तरह से होने लग जाए तो हमें नेचर से भी शायद नफ़रत हो जाए। तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी को उसकी मेहनत का जो फल है वो नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा कि क्लास हेटेड, क्लास स्ट्रगल सोसाइटी में इस तरह की बातें स्टार्ट हो जाएंगी। और जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी पोइट्स हैं, जो भी पोइट थिंकर्स हुए हैं, वो कहते हैं कि इस तरह से तो हमारी सोसाइटी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, कभी भी पीसफुल सोसाइटी नहीं हो सकती, कभी भी ऐसी शांति नहीं आ सकती हमारे समाज में जब तक कि जो आदमी के ऊपर ही स्लेवरी, आदमी के ऊपर ही जो एक रोब है वो चलता रहेगा। जब तक कि वो नहीं ख़त्म होता तब तक हमारी सोसाइटी, हमारा समाज चेंज नहीं हो सकता। आगे फिर वही रिपीट हो रहा है कि जो लोग हैं, जो मिनार्स है, जी अपनी स्टोरीज बताते हैं कि कैसे हमने पुराने टाइम में इतनी मेहनत की थी, स्ट्रगल की थी हमारे फोर फादर्स ने, तब जाके इतनी हिस्टोरिकल ट्रायम्फ हमें मिली थी, हिस्टोरिकल विक्ट्री हमें मिली थी। तो वो ये सब अपनी स्टोरीज बनाकर एक अपना फ्रेमवर्क बनाते हैं एजुकेशन के थ्रू या समाज के थ्रू, लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, जिससे कि वो अपनी स्टोरीज बता सकें और लोगों के अंदर एक जो सिंपथी वोट है वो ले सके। तो अगर हम खुद अपने आप को इतना कैपेबल नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी उनके झांसे से बचना जो है वो नहीं कर पाएंगे। वो लोग क्या करते हैं कि बचपन से ही हमारे अंदर ये फीड करना शुरू कर देते हैं कि
कैसे जो फ्रीडम है वो कैसे मिली थी, चाहे एजुकेशन के थ्रू, चाहे क्लासेस के थ्रू। बचपन से ये हमारे अंदर बिठा दिया जाता है कि हमें, इसलिए हमें ये जो फ्रीडम है ये ऐसे नहीं मिली, ये बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया था, ये बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था, तब जाकर हमें ये विक्ट्री मिली थी। उस टाइम पे क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो नेपोलियन है, नेपोलियन, उसने भी डेमोक्रेसी का झंडा लेकर लोगों से बहुत सिंपथी गेन की थी। लेकिन जब वो खुद राजा बना तो वो खुद एक मुनाक बन गया, खुद एक ऐसा सत्ता प्रधान इंसान बन गया जिसको कि समाज से ज़्यादा अपने हित के पड़ी हुई थी। तो लोग जो है यूरोपियंस ने उनका बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में वेलकम किया था, लेकिन जब वो खुद ही एक मनाक बन गया तो अब जो लोग उसको उसके सपोर्ट में थे वही उसके अगेंस्ट हो गए। तो यहाँ पर ये सारी ट्रिकरी का खेल ही किया जाता है पॉलिटिक्स में, जहाँ पर फ्रीडम के नाम पर हमें जस्ट एक ऐसी दुनिया दिखा दी जाती है जहाँ पर राजा तो वो लोग ही हैं, लेकिन बताया ये जाता है कि हमारे हमारे पास अधिकार है उनको चुनने का। तो अगर किसी ने उस टाइम पे जो फेमस राइटर्स हुए हैं उन्होंने लिखने की भी ट्राई की है, तो उनको क्या किया जाता है कि क्रिमिनल ऑफेंस बता दिया जाता है कि किसी ने भी उनकी बुक्स को नहीं पढ़ना है, उनके विचारों को नहीं देखना है, उन्हें ऑफेंस बता दिया जाता है। अगर किसी कोई पर्सन जो राजा जो सत्ता में है उसके अगेंस्ट कोई कुछ भी लिखता है तो ये उनको अधिकार नहीं दिया जाता कि उनकी बात को सुना जाए। आगे फिर से वही बात बता रहे हैं कि कैसे इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है। वाटरलू जो वॉर हुआ था उसमें भी यही हुआ था कि लोगों को बताया तो गया था कि फ्रीडम एक्चुअल में ये मिली है, फ्रीडम के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वही रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे, लेकिन एक्चुअल में जो लोग फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे थे, जो डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा बूस्ट उसको कर रहे थे कि वो उसका प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वही लोग ही बाद में मुनाक बन गए। आगे फिर से वही बताते हैं कि जो जो इतनी लैंड्स हैं उसको हैंडल करने के लिए अगर किसी को दे दिया जाए तो वो कैसे करेगा, कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो उस पर कितना डिस्क्रिमिनेशन होगा, कितने डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर सारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जो लोग तो सत्ता में हैं उनको तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो लेबरर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, उनको सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह उनसे काम करवाया जाएगा, लेकिन उनको एंड में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आगे फिर वो बताते हैं कि अगर इसका कंक्लूजन करना हो, समाप्त करना हो, तो हमें जो फ्रीडम है ये जस्ट हमारी सपनों में ही है। अगर हमें जो काफ़ी काफ़ी 12 से 15 घंटे तो हम नेचर के अंदर ही रहते हैं, वही काम करने पड़ते हैं जो नेचर हमें करवाती है। उसके बाद फिर लोगों की गुलामी आ जाएगी, फिर हमें वो सब करना पड़ेगा जो कि लोग हमें कहेंगे, जो कि सत्ता प्रधान जो लोग हैं वो जो कहेंगे, फिर उसके बाद वो करना पड़ेगा। आगे वो बताते हैं कि इंग्लैंड ने स्टार्टिंग में तो ऐसा किया था कि जो भी मोनार्क्स हैं, जो भी ये जो टायरेंट लोग हैं, इनको स्टार्टिंग में तो वो बहुत अगेंस्ट था, लेकिन अब क्या होता है उन्हीं को ही डिनर टेबल पर बुलाया जाता है, उन्हीं से ही उन्हीं को ही इतना एंटरटेन किया जाता है, उन्हीं के साथ ही सारा टाइम स्पेंड किया जाता है। शाह उनसे क्वेश्चन करता है कि अब क्या हुआ, अब कैसे हमें फ्रीडम मिली। वो कहते हैं कि कोई टाइम आ सकता है जो लेजर टाइम हो हमारे लिए, जब कोई स्लेवरी ना हो। स्लेवरी की वो यहाँ पे बात करते हैं, एबोलिशन की बात करते हैं कि हमारी स्लेवरी कब ख़त्म हो सकती है, जब हम खुद अंदर से सोचे कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के अंडर नहीं रह सकते, तब एक्चुअल में हमारी स्लेवरी ख़त्म हो सकती है। वो आगे बताते हैं कि अगर हम चैपल में भी जाएं, चैपल मीन्स एक प्रार्थना कमरा होता है जो किसी भी गिरजा घर वगैरह में होता है, तो वहाँ पर भी जाएं, वहाँ पर भी हमारी जो इंटेलिजेंस है ये हमें क्या कहती है कि अगर तो आपको समाज में रहना है तो वही करना पड़ेगा जैसा वो चाहते हैं, और अगर आप अपने आप से कुछ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा, उसके लिए आप रेडी हो या नहीं हो। तो ये हमें खुद देखना है, ये हमें खुद जानना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। वो आगे बताते हैं कि शुरू से ही हमारे अंदर क्या फिट कर क्या कैसी जो कंडीशनिंग है वो हो जाती है कि हमें हमेशा जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग घड़ा बना रहे हैं, जो लोग जैसे जूस निकालने वाले लोग हैं, वो हमेशा ही बहुत मैले कुचैले कपड़ों में बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, वो ऐसे गंदी जगह पर ही काम कर रहे हैं। उसी तरह से ही उसी तरह की
उनकी वही पिक्चर हमेशा हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है, हमेशा हमें वही दिखाया जाता है, चाहे मूवीज़ के थ्रू, चाहे हमारे जो क्लासेस में लेसन्स होते हैं, चाहे कुछ भी है। मतलब शुरू से ही हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हमें वो लोग ऐसे यही दिखाया जाता है कि ये लोग हमारे स्लेव हैं, इनसे हमें स्लेवरी ही करानी है, ये लोग ऊपर नहीं उठ सकते। वो हमसे पूछते हैं कि आपके दिमाग में कभी आया है, सिम्पथी आई है उनके लिए, कि कभी उनसे कुछ पूछ लें कि आपको कुछ चाहिए, कभी उनको कुछ दे दिया जाए जो उन्हें चाहिए, कभी उनके लिए सिम्पथी दिखाई हो, कभी उनके लिए प्यार दिखाया हो। तो ट्रू फ्रीडम तो तभी आएगी जब इंसान का इंसान से ही प्यार हो, जब वो कोई किसी का दुख दर्द समझे, कोई किसी की तकलीफ़ समझे, तभी हम कह सकते हैं कि हम एक्चुअल में हमने फ्रीडम ले ली है, हमारी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहीं पर ये चैप्टर जो है उसकी समरी फिनिश हो जाती है। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।